मेहुल के अलावा उसके परिवार में उसकी पत्नी निशा और उसका एकमात्र बेटा सोनू रहते थे। मेहुल गांव से दूर किसी कंपनी में मज़दूर है और निशा घर और बच्चों की देखभाल करती है। मेहुल तो देखने में कुछ खास नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत थी। उसका घर बच्चे सोनू के आने से खुशियों से भर गया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर कुछ दिनों से मेहुल को घर आने में देरी होने लगी थी। उसके काम करने का समय बदल गया था। ऐसा होता रहता है कंपनियों में, पर जब भी ऐसा होता तो निशा परेशान हो जाती, क्योंकि समय बदलने से मेहुल को आने में रात के 1 बज जाते। इस गांव में घर आसपास नहीं है, घरों में काफ़ी दूरी है, जिससे अगर मुसीबत पड़े तो कोई जान भी ना पाएगा। घर के आसपास झाड़ियों के होने से तो और भी पता नहीं चलता है। और मेहुल के काम पर जाने के बाद घर में बस 2 ही लोग बचते हैं, एक तो निशा और दूसरा उसका 6 साल का बेटा सोनू। यही वजह थी कि निशा को मेहुल के काम में समय का बदलाव पसंद ना आता, पर उसके चाहने से क्या होता है, जो कंपनी चाहेगी वही होगा। खैर, अब मेहुल के काम का समय बदल गया था, तो निशा अब रात को जल्दी भोजन बनाती है और सोनू को खिलाकर सुला देती है। फिर खुद भी खाकर मेहुल के आने का इंतज़ार करती है। आज आप जल्दी कैसे आ गए? मेहुल को देखकर निशा पूछती है, तो वो कहता है आज उसके साथी नहीं थे, तो वो अकेला जल्दी आ गया। फिर वो हाथ मुंह धोकर खाना खाता है। फिर निशा के साथ बहुत देर तक बातें करता है। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह काम करते करते निशा सोच रही थी कि आज खाने में कुछ अच्छा बनाएगी। बीते रात के मेहुल के व्यवहार से निशा बहुत खुश थी। आज बहुत समय के बाद मेहुल ने इतना समय दिया था। इस तरह से 15 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मेहुल अपने साथियों के साथ ओवरटाइम करने की सोच कर आता है। इधर निशा इस बात से अनजान थी कि आज मेहुल अपने साथियों के साथ ओवरटाइम करेगा, क्योंकि जाते वक्त उसने निशा से ऐसा कुछ भी नहीं कहा था और उस समय आज की तरह फ़ोन नहीं हुआ करता था। इसलिए बेचारी निशा मेहुल का इंतज़ार कर रही थी। बहुत देर होने पर जब वह दरवाज़ा बंद करने लगी तो देखा मेहुल सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसे मुस्कुराता देख निशा भी मुस्कुरा दी और बोली, मुझे लगा आज आप ओवरटाइम करने वाले हो। मेहुल चुपचाप रहा। निशा ने कहा, आप मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। खाना देकर उसने पूछा, आप नमक लोगे? बस नमक का नाम सुनते ही मेहुल की शक्ल लिए उस व्यक्ति की आंखें लाल और बड़ी बड़ी हो गईं, और जो खाना निशा ने दिया था उसका रंग भी खून की तरह लाल हो गया। अब निशा को समझ आ गया था कि वो मेहुल नहीं, बल्कि उसके भेष में कोई और पारलौकिक शक्ति है, जो शायद मेहुल को ना पाकर घर में घुस आई है। पर अब वो क्या करे? यहाँ तो आसपास घर भी नहीं है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे अचानक कुछ सीखा और चुपचाप बेटे को गोद में उठाकर बाहर भागने लगी। भागते भागते उसकी साड़ी दरवाजे में अटक गई, तो उसने साड़ी खोलकर फेंक दी और बाहर निकलकर कहाँ जाए कुछ समझ नहीं आया, तो पास की झाड़ियों में छिप गई। अब निशा वहाँ पर छुपे हुए बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि अंधेरी रात बहुत ज़्यादा थी। मेहुल के भेष लिए उस काली शक्ति ने निशा को घर में ना पाकर ढूंढना शुरू कर दिया। वो निशा को आवाज़ें दे देकर ढूंढ रहा था। निशा, अरे ओ निशा, कहाँ छिपी है तू? अरे मुझसे क्यों छिप रही है? देख, मैं हूँ तेरा मेहुल। उसकी आवाज़ खौफ पैदा करने लगी थी, जो निशा के कानों को चीर रही थी। उसकी आवाज़ कभी दूर से आती तो कभी बिल्कुल नज़दीक कानों के पास। सुन सुनकर निशा की हालत ऐसी थी मानो काटो तो खून नहीं। निशा बेचारी पसीने से तरबतर अपने बच्चे को सीने से चिपकाए डरी सहमी झाड़ियों में छिपी रही, तब तक जब तक कि
वो वहाँ से चला नहीं गया। इसी उधेड़-बुन में सुबह हो गई तो मेहुल घर लौट कर आया और घर को तितर-बितर देखकर उसने आसपास निशा को ढूंढना चालू कर दिया। तो उसे निशा झाड़ियों में अपने बच्चे के साथ बेहोश दिखी। फिर उसने निशा को उठाया और निशा ने उसे अपना सारा किस्सा बताया। उसके बाद वहाँ पर किसी को तो कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन जब उसने गांव में पूछा तो उसे पता लगा कि इस गांव में एक काली शक्ति घूमती है जो रात को छलावे का आकार लेती है, और इससे पहले भी वो कई मौतें बना चुकी है। लेकिन निशा की किस्मत अच्छी थी जो उसकी जान बच गई, नहीं तो वो भी बहुत बुरी तरह मारी जाती। ये सुनकर निशा और उसके पति के होश उड़ गए और फिर मेहुल ने कंपनी में लेटर दे दिया और अपनी नाइट ड्यूटी हटवा दी। ये बात लगभग बहुत पुरानी है। लाल बाज़ार नाम की एक जगह थी जहाँ ये बहुत बहुत चर्चित थी कि वहाँ पर एक शिकारी प्रेत आत्मा का वास है जो कि शाम ढलते ही अपना शिकार तलाशने में लगती है। वह प्रेत आत्मा जब किसी लड़के को देखती है तो बेहद खूबसूरत लड़की बनकर अपना शिकार करती थी, और जब किसी लड़की को देखती थी तो एक जवान लड़का बनकर उसका शिकार करती थी। असल में वह एक लड़का था या लड़की, ये कोई नहीं जानता था। एक दिन की बात है जब स्नेहा अपनी सहेलियों के साथ अपने घर पर हंसी ठिठोली कर रही थी, तभी उसकी माँ ने आवाज़ लगाई, स्नेहा जल्दी से दूध देकर आ, तेरी सहेलियाँ कहीं भागी नहीं जा रही हैं, जल्दी कर शाम ढलने वाली है। फिर तू जानती है कि तू नहीं जा पाएगी, उसके निकलने का वक्त हो जाएगा, जा जल्दी कर। स्नेहा मान जाती है पर वो डर भी जाती है और अपनी सहेलियों को भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन उसकी सहेलियाँ उसे मना कर देती हैं। स्नेहा बेचारी बहुत गरीब थी, इसलिए उसे तो जाना ही था। स्नेहा को उसी रास्ते से दूध पहुंचाने जाना था जिस जगह का उस प्रेत का वास था। स्नेहा दूध लेकर चली जाती है। बहुत ही घबराते हुए उस रास्ते से डरी सहमी वो जाने लगती है। उस रास्ते पर बहुत ही सुंदर बरगद, पीपल और तरह तरह के पेड़ पौधे भरे हुए थे। हल्की हल्की शाम हो चली थी। आज उसे जाने में काफ़ी देर भी हो गई थी। इससे पहले वो कभी इतनी देर शाम तक नहीं जाती थी, पर अब तक स्नेहा को ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया था जो कि उस जगह की कहानियों को सोच करता था। वह दूध पहुंचाकर उसी रास्ते से वापस आ रही होती है। अब शाम ढल चुकी है। सूर्य अभी ललिमा को छुपाए ढल रहा था। अब स्नेहा को उसी रास्ते से वापस भी जाना था। जैसे ही वह उस रास्ते तक पहुंचती है, उसे एक पंजाबी लड़का मिलता है जो ठीक उसके पीछे पीछे चलता रहता है। बिना कुछ कहे वह केवल मुस्कुरा रहा होता है। स्नेहा घबरा जाती है, न जाने कौन है, क्या चाहता है। ये सोचकर वह बहुत तेज़ी से चलने लगती है, लेकिन जितनी तेज़ी से वह चलती उतनी ही तेज़ी से वह लड़का भी चलने लगता। कुछ दूर चलने के बाद स्नेहा को चलने की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। वह मुड़कर देखती है तो पीछे कोई नहीं दिखाई देता। फिर जैसे ही वह आगे की तरफ बढ़ने लगती है, उसके सामने वही लड़का खड़ा था। फिर वह स्नेहा को देखकर हंसने लगता है। उसकी हंसी की आवाज़ धीरे धीरे बदलने लगी और देखते ही देखते किसी खूंखार दरिंदे की आवाज़ में बदल जाती है। उसकी आंखें काले रंग से लाल रंग में बदल जाती हैं। हाथों के नाखून लंबे होने लगते हैं। शरीर विकराल हो जाता है। उसके शरीर में जगह जगह कटे हुए निशान बने हुए थे। हर जगह से खून बह रहा था। ये देखकर स्नेहा बहुत डर जाती है और दूध के डब्बे को गिराकर भाग जाती है। वह बहुत घबराई और सहमी हुई घर पहुंचती है। उसकी माँ और उसकी सहेलियाँ उसे पूछने लगती हैं, अरे क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों है, और दूध का डब्बा कहाँ है। स्नेहा कुछ बता पाती इससे पहले ही वह बिस्तर पर गिर जाती है। उसे बहुत तेज़ बुखार आ जाता है। फिर
अपनी सहेली को कहती है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं गई। और फिर उसने जो भी देखा था वह सारी बात वहाँ बता देती है। फिर वह बेहोश हो जाती है। घर वाले उसे देखकर परेशान हो जाते हैं। इससे पहले कि वह लोग कुछ कर पाते, स्नेहा सबको छोड़कर जा चुकी थी। उसकी मौत हो चुकी थी। उसकी सहेलियों को उसके साथ उस दिन ना जाने का काफ़ी अफसोस था और उसके घर वालों के आंसू थम ही नहीं रहे थे। वो शिकारी प्रेत आत्मा हमेशा ही किसी न किसी को अपना शिकार बना देती है और कोई कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वह प्रेत आत्मा जिसे भी अपना शिकार बनाती थी केवल वही एक ज़रिया होता है उस प्रेत आत्मा को कैद करने का। पर कोई भी अब तक ज़्यादा देर तक बच नहीं पाया, जिससे कि कोई भी तांत्रिक शिकारी प्रेत आत्मा को कैद न कर सका। हमारे दादाजी के गांव में सब जानते थे। उनके गांव सरहद के बाहर एक घना जंगल था। वहाँ वेडिंगों का आतंक था। उसकी वजह से शाम ढलते ही लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे और अगर कोई गलती से उस जंगल में चला जाता तो वेडिंगो उसे अपने जाल में फंसाकर मार डालता और फिर फाड़ कर खा जाता। गांव के हर घर से किसी न किसी को उसने अपना शिकार बनाया ही था। सारे गांव वाले उसके खौफ से घबराए हुए थे। वेडिंगो इसलिए भी हमेशा आसानी से सबके शिकार कर लेता, क्योंकि वो पल भर में खुद को किसी भी रूप में बदल लेता था। एक दिन मामा जी को ज़रूरी काम से शहर अपने ताऊजी के घर जाना पड़ा। दादाजी भी उनके साथ गए। 7 दिन शहर में ही रुके वो। फिर आने के वक्त मेरे सबसे छोटे मामा जी बैलगाड़ी लेकर गए उनको शहर से घर वापस लाने। वो सुबह तड़के ही निकल गए बैलगाड़ी लेकर। दादाजी ने सबके लिए खाना बांध कर दिया। 3 घंटे में शहर आता था और उतने ही घंटे वापस गांव आने में लग जाते। छोटे मामा चले गए घर से 6 बजे और सुबह 9 बजे शहर पहुंचे। दादाजी और बड़े मामा जी को लेकर फिर घर के लिए निकल पड़े। आते वक्त अचानक बादल घिर आए। बहुत तेज़ बरसात शुरू हो गई। बड़ी दोपहरी में अंधेरा छा गया। दादाजी ने कहा, बच्चों सुनो, बरसात में बैलों को तकलीफ़ होगी और हम सब भी भीग जाएंगे। इससे अच्छा हम कहीं रुक कर खाना खा लेते हैं, फिर तब तक बरसात भी रुक जाएगी, तब चलेंगे अपने घर। सबको दादाजी की बात जच गई। उन्होंने जंगल में ही एक चट्टान के नीचे जगह बनाकर बैलों को वहाँ बांध दिया, जहाँ काफ़ी हरी हरी घास थी बैलों के खाने के लिए। वहीं सब गमछा ज़मीन पर बिछाकर बैठ गए। साथ लाया खाना और पानी लेकर सबने खा पी कर थोड़ा आराम किया। तब तक बरसात बहुत ही कम छिटपुट हो गई थी। फिर उन्होंने बैलों को गाड़ी से जोत दिया और अपने खाने पानी के बर्तन समेट कर वापस अपने गांव की तरफ चल दिए। रास्ते भर में काफ़ी पानी भर गया था। कीचड़ भी काफ़ी हो रहा था, जिस वजह से बेचारे बैलों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी चलने में। तो बहुत ही धीमी गति से चलते हुए बैल चलते हुए गांव की तरफ बढ़ रहे थे। आज का पूरा दिन बर्बाद हो गया इस बरसात के चक्कर में, दादाजी बोले। दोनों मामा जी ने हामी भरी। शाम होने लगी थी और बादलों की वजह से अंधेरा काफ़ी हो चला था। अपना गांव दूर से नज़र आने लगा। छोटे मामा जी ने खुशी से कहा, वो देखो हमारा गांव बस थोड़ी ही दूर है। लगभग अंधेरा होने वाला था। वो लोग आपस में बातें ही कर रहे थे कि अचानक उनके एक बैल ने ज़ोर ज़ोर से रंभाना शुरू कर दिया और आगे चलना बंद कर दिया। दादाजी ने नीचे उतर कर देखा तो वो चकरा गए। उस बैल को एक बड़े और मोटे औजार से अजगर ने अपनी गिरफ्त में लेकर जकड़ा हुआ था। बैल से लिपटा हुआ उसका दम घोंटने की कोशिश कर रहा था। बैल छटपटा रहा था। बेचारे पहले ही इतनी दूर से कीचड़ में किसी तरह चलते हुए गांव तक पहुंचे थे और आते आते ये मुसीबत। मामा जी दोनों भी तुरंत गाड़ी से उतरे और पास की झाड़ियों से मजबूत मोटी लकड़ियां ले आए और तीनों ने बैल को बचाकर उस अजगर को पीटना शुरू किया। जब अजगर जख्मी होने लगा तो फिर उसने अपना रूप बदल कर कई सारे मच्छरों में बदल दिया।
और उन सबको चिमट कर उनके खून चूसने लगा। दादाजी समझ गए ये कोई और नहीं बल्कि वेडिंगो शैतान है। उन्होंने दोनों मामा जी से कहा, ये वही छलावा वेडिंगो है, इसको छोड़ना मत, मारो। तीनों ने अपने अपने गमछों से सभी मच्छरों को लिपटा लिया और दबा दबा के बहुत मारा। बहुत से जहरीले मच्छर तो मारे गए तो वेडिंगो ने अपना रूप फिर बदल कर दादाजी जैसा बना लिया और दोनों मामा जी से असली दादाजी की तरफ उंगली दिखाते हुए बोले, अरे ये बहरूपिया है, इसे मारो जल्दी। कहकर वो नकली दादाजी असली दादाजी को डंडा उठाकर पीटने लगा। लेकिन दादाजी ने भी वही पड़ा हुआ लकड़ी का डंडा उठाया और वेडिंगो बना दादाजी से लड़ने लगे। दोनों मामा जी तो असमंजस में पड़ गए थे कि कौन असली और कौन नकली, किसको मारे किसको बचाएं। बड़े मामा जी ने अचानक दादी जी के वहाँ आने की बात कही। बाबूजी वो देखो, माँ आ गई हैं। जो असली दादाजी थे वो चिल्ला पड़े, कौन, विद्या आई है? अरे रोको उसे वहीं पर, वरना वो भी उलझ जाएगी इस बहरूपिया के जाल में। दादाजी का इतना कहना ही था, तभी उस नकली दादाजी यानी डेरिंग वेडिंगो ने जोर से लाठी दादाजी के सर पे मार दी। दादाजी वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। तभी वेडिंगो बोला, देखो बच्चों, मैंने इस बहरूपिया को मार डाला। मामा जी का खून खौल गया। दोनों भाइयों ने मिलकर वो डंडे बरसाए कि उस नकली दादाजी ने वेडिंगो को वहाँ से दुम दबाकर भाग जाना पड़ा। वो एक कुत्ते में बदल गया और कुत्ते ऐसे रोता हुआ वहाँ से जंगल में ओझल हो गया। मामा जी ने तुरंत दादाजी के सर पर गमछा बांध दिया ताकि खून रुक सके और उन्हें बैलगाड़ी में बिठाकर उनको सहारा देते हुए बैठ गए। छोटे मामा जी ने तुरंत बैलगाड़ी हाँकी और कुछ देर में वो लोग गांव के वैद्यराज के घर पहुँचे। तब तक दादाजी का काफ़ी सारा खून बह गया था, फिर भी वो हल्के होश में थे। वैद्य जी ने तुरंत उनके घावों को साफ़ करके दवा पट्टी कर दी और उनको कुछ गोलियां उसी वक्त खिलाए और कुछ घर पर दवा देने को कहकर वो बोले, कल सुबह मैं खुद आपके घर आऊँगा उनकी तबीयत जानने के लिए। जब वो सब घर पहुँचे तो सब जानकर घर में कोहराम मच गया। मामा जी ने किसी तरह दादाजी को लिटाकर दादी जी और अपनी बहनों के रुदन को शांत कराए और दादाजी को वैद्य की दवाई और खिलाई। वो तीनों साथ थे और चालाकी और सूझबूझ से सब काम किए, इसलिए आज भी ज़िंदा हैं। वरना वेडिंगो उस रात उन तीनों के साथ साथ 2 बैलों को भी अपना शिकार बना लेता। 2 दिन बाद दादाजी की तबीयत में सुधार आया। सारे गांव ने उनकी सूझबूझ की प्रशंसा की। आज भी वेडिंगो घने जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन रूप बदलने में वो माहिर होने की वजह से वो हमेशा बच जाते हैं। मेरी नाना जी, जिनकी नियुक्ति मध्य प्रदेश के किसी छोटे से स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के तौर पर हुई थी। एकदम बेकार हालत वाला रेलवे स्टेशन किसी भयानक खंडर से कम नहीं था। वहाँ मेरे अकेले नाना जी को सब काम देखना पड़ता, जैसे कि स्टेशन की सफाई, स्टेशन के वॉचमैन, स्टेशन के कूली, स्टेशन में सिग्नल्स देना, स्टेशन की निगरानी, सार संभाल, यहाँ तक कि सुरक्षा गार्ड और टीसी, सब कुछ उन्हें ही करना पड़ता था। इस वजह से उन्हें अकेले ही रेलवे प्लेटफॉर्म में सटे हुए एक छोटे से क्वार्टर में रहना पड़ता और रोज़ रात प्लेटफॉर्म पर पहरा देते वक्त बितानी पड़ती। वहाँ से 24 घंटे में सिर्फ एक ट्रेन गुजरती और वहाँ कोई स्टॉल या चाय की दुकान भी नहीं थी। वो प्लेटफॉर्म बिना छत वाला और सिर्फ ज़मीन से 1 फीट ऊंचा कच्ची मिट्टी का था। सिर्फ 4 डिब्बे ही समाये, इतना था। दादाजी को वहाँ चाय खाना भी खुद ही लेना पड़ता था। उनकी नियुक्ति के 4 दिन ही वो इस बोरियत भरे जॉब से ऊब गए थे। उस ज़माने में तो 10वीं कक्षा पास करने के बाद आज के पोस्ट ग्रेजुएट जितना महत्व होता था, लेकिन दादाजी को अब तक 10वीं तक पढ़ाई भी व्यर्थ की मेहनत लगने लगी। यहाँ आकर किसी तरह 4 दिन रात फैमिली के बगैर अकेले गुजारने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ज़िंदगी तन्हा कितनी कष्टदायक है। दिन तो खैर किसी तरह काट लेते, लेकिन रात बहुत भयानक लगती, क्योंकि प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ सिर्फ घने जंगल ही थे। बस एक साथी था उनका,
वो भी रात दिन उनके अकेलेपन का सहारा एक मासूम लावारिस कुत्ता था जो उनकी नींद सोता और उनकी नींद ही जगता था। आज 5वां दिन था। सुबह 12 बजे हर दिन एक ट्रेन आती थी। बस उसी के इक्का दुक्का पैसेंजर वहाँ उतरा करते थे। बस दिन तो किसी तरह गुजर जाता था, लेकिन रात को दादाजी खाना बनाकर प्लेटफॉर्म पर बिस्तर और खाने का डिब्बा भी ले आए। वो प्यारा कुत्ता जिसका नाम उन्होंने करण रखा था, वो भी उनके साथ था। दोनों ने बैठकर पहले खाना खाया, फिर बिस्तर बिछाकर सो गए। रात के करीब 11:30 बजे होंगे। वो सोए शायद 2 घंटे बाद। अचानक करण के भौंकने की आवाज़ से उनकी नींद टूटी। क्या हुआ करण, क्यों चिल्ला रहा है तू? वो ऐसा कहते हुए टॉर्च की रोशनी पूरे प्लेटफॉर्म और आसपास के जंगल पर डालने लगे। उन्होंने देखा एक आदमी कंबल ओढ़े प्लेटफॉर्म की जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ के बिजली के खंभे पर बिना सीढ़ी के चढ़ा जा रहा है, और करण उसी को देखकर भौंक रहा है। वो टॉर्च की लाइट उसकी तरफ देखते हुए बोले, अरे कौन हो भाई, और उस बिजली के खंभे पर क्यों चढ़ रहे हो? वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस ऊपर चढ़ता गया। दादाजी उस खंभे के बिल्कुल नीचे पहुँचे तो वो आदमी धड़ाम से नीचे कूदा, पर नीचे गिरने से पहले ही वो गायब हो गया। ये देखकर दादाजी घबरा गए और पीछे हट गए। करण जो अब तक भौंके जा रहा था वो अब अचानक रोने लगा। दादाजी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या बला है। वो वापस अपने बिस्तर की तरफ बढ़े तो करण रोते हुए उनसे दूर भागने लगा। दादाजी ने उसे फटकारा, क्यों रे, मेरी ही रोटी खाता है और मुझसे ही भागता है? ये कहते हुए वो चल रहे थे, पर उनको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके पैर आगे उठ ही नहीं रहे। उनको अपने कंधों पर किसी का भारी बोझ लाद देने वाला दिक्कत महसूस हो रही थी। हे राम, अब ये क्या हुआ मुझसे? चला क्यों नहीं जा रहा है? ये सोचते हुए उन्होंने अपने कंधे पर हाथ रखते हुए देखा तो उन्हें अपने कंधे पर किसी भारी भरकम आदमी के खड़े होने का एहसास हुआ। किसी के बड़े बड़े सफ़ेद पैर उनके हाथों से छुआ गए। अपने कंधों पर उन्होंने उन पैरों को ध्यान से टॉर्च की रोशनी में देखे तो वो झटका गए, क्योंकि वो पैर किसी जिंदा आदमी के थे ही नहीं। उन पैरों में बूंद भर का खून नहीं होगा, एकदम सफ़ेद, जैसे सदियों पुरानी कोई लाश हो। नाना जी ने उन पैरों को पूरे जोर लगाकर अपने कंधों से हटाने की कोशिश की, पर सब व्यर्थ रहा। फिर वो किसी तरह धीरे धीरे उस तरह बोझ उठाए चलकर ही अपने बिस्तर तक आए और लेट गए। लेटते ही उन्हें नींद आ गई। करण का अब तक कोई पता न था कि वो है कहाँ। फिर जब सुबह 10 बज गए, कोई परिवार प्लेटफॉर्म पर आए 12 बजे आने वाली पैसेंजर ट्रेन के लिए, तो उनके बच्चों के शोरगुल सुनकर दादाजी जाग गए। उन्होंने देखा सूरज चढ़ गया था और करण भी उनके पैरों के पास बैठा हुआ था। वो हड़बड़ाकर उठे। उन्हें लगा बीती रात जो कुछ हुआ वो शायद एक सपना होगा। फिर रोज़ की तरह उन्होंने अपने रोज़मर्रा के काम निपटाए। फिर इसी में शाम हो गई। फिर उन्होंने रात का खाना बनाया और प्लेटफॉर्म पर करण के साथ बैठकर खाया। फिर रात 9 बजे वो सो गए। लेकिन आज फिर वही हुआ जो पिछली रात को हुआ था। लेकिन आज वो उस बिजली के खंभे जिस पर वो आदमी चढ़ा था उससे काफ़ी दूर खड़े होकर टॉर्च की रोशनी उस पर डालते हुए चिल्लाए, अरे तुम कौन हो भैया? क्यों रोज़ रात को इसी समय यहाँ आकर ये बिजली के खंभे पर चढ़ जाते हो? कृपया अपना नाम बताइए, कहाँ रहते हो? वो आदमी कुछ भी जवाब दिए बिना फिर से नीचे कूदा। इस बार वो गिरते ही गायब हो गया। नाना जी को समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या राज था इसके पीछे। आज भी करण भौंक कर फिर रोता हुआ कहीं चला गया। फिर नाना जी पूरी रात प्लेटफॉर्म की निगरानी करते हुए जागते रहे, पर उसके बाद कोई हादसा उस रात नहीं हुआ। फिर सुबह सब काम निपटा कर नाना जी ख़त्म हुई किराना सामान लेने गांव की दुकान पर गए।
वहाँ के मालिक से उन्होंने बातों बातों में रात वाली घटनाओं का जिक्र किए। किराना वाले को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। वो बोला, भाई साहब, आपसे पहले जो बूढ़ा यहाँ पर ड्यूटी करता था वो तो एक रात दिल का दौरा पड़ने से मरा था। वो भी आता था हमारी दुकान पर सामान लेने, लेकिन उसने तो कभी ऐसी कुछ बात नहीं बताई। तो नाना जी बोले, ठीक है, अगर आपको मजाक या मनगढ़ंत लग रहा है तो आप भी रात वहाँ मेरे साथ रुक सकते हैं, फिर खुद देख लेना अपनी आंखों से। दुकानदार हंसते हुए बोला, अच्छी बात है, तो पक्का मैं शाम को आऊँगा वहाँ, रात भर वहाँ रुक कर देखूँगा। वैसे भी मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता, समझे। फिर दादाजी राशन लेकर वापस आए। शाम को तय समय पर वो दुकानदार भी नाना जी के पास अपना बिस्तर लेकर आया। उन तीनों ने साथ बैठकर रात को खाना खाया और फिर थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातें करते हुए सो गए। रात 3 बजे करण के भौंकने से दोनों की नींद खुली तो उन्होंने देखा उस बिजली के खंभे से उतरकर कोई आदमी मुंह पर कंबल ओढ़े हाथ में लाठी लिए रेल लाइन की तरफ जा रहा है और करण उसके पीछे भौंकता हुआ दौड़ रहा है। लेकिन दुकानदार को सिर्फ करण ही भौंकते हुए पटरी की तरफ दौड़ता हुआ नजर आया और कोई नहीं दिखा। जिस तरह वो आदमी करण और उन्हें देखता था वैसे उस दुकानदार को नज़र नहीं आया। लेकिन जब करण भौंकता हुआ उस रेलवे लाइन पर जा रहे आदमी पर कूदा, वैसे ही उस कंबल ओढ़े आदमी ने करण पर डंडे से प्रहार किया और करण नाना जी और दुकानदार के सामने ही 2 टुकड़ों में आधा आधा कट गया। रेलवे लाइन पर करण के शरीर के 2 टुकड़े हुए और दूर तक उसके खून और मांस के टुकड़े फैल गए थे। ये सब देखकर वो दुकानदार सर पर पाँव रखकर भागा। बोला, मुझे कोई दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन कुत्ते की 2 टुकड़ों में लाश तो मेरे सामने हवा में उछली है ना बाबा। मानो ना मानो, यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मेरी बात मानो तो भाई, तुम फ़ौरन अपना तबादला कहीं दूसरी जगह करवा लो। यहाँ तुम्हारा रहना खतरे से खाली नहीं है। दादाजी को वो अपने साथ अपने घर ले आया। रात बीती। सुबह नाना जी ने हेड ऑफिस जाकर अपने तबादले की अर्ज़ी लगाई। 4 दिन में उनकी अर्ज़ी मंजूर कर दी गई। इस बार उनकी पोस्टिंग लखनऊ रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के तौर पर हुई। उस खतरनाक रेलवे स्टेशन पर नाना जी के बाद कोई भी रेलवे मास्टर नहीं आया। जो कोई आया भी तो 4 दिन में वहाँ से भाग गया। नाना जी के साथ ऐसा कोई हादसा ज़िंदगी में बेशक कभी दोबारा नहीं हुआ, लेकिन आज भी वो उस हादसे को याद करके थर-थर काँपते हैं। गांव में हमारे चाचा के खेत में बाजरा लहरा रहा था। वहाँ धान कटाई रात 11 बजे शुरू होती और सुबह तक चलती। हम तो गांव घूमने ही गए थे। सोचा चलो हम भी चले जाएंगे और रात भर हरियाली और ठंडक का मज़ा लेंगे और रात में खटिया डालकर वहीं सो जाएंगे और जब दिल किया गरम चाय वहीं लकड़ियाँ जलवाकर बनवा लेंगे। एक तरह से फुल नाइट पिकनिक हो जाएगी। अब ऐसे अवसर शहरों में तो मिलते ही नहीं हैं। हम सब भी रात की तैयारी करके शाम में आराम करने लेटे तो बातें करते करते सभी को नींद लग गई। फिर रात में अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हमारे भाई ने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा एक खूबसूरत गांव की गोरी शॉल ओढ़े खड़ी मुस्कुरा रही थी। दरवाज़ा खुलते ही बोली, आप लोगों को चाचा जी ने खेतों पर बुलाया है। सामने 3 बैलगाड़ियाँ खड़ी हैं, आप सब बैठकर उस पर चले जाइए, धान की कटाई का आनंद लीजिए। हम सब खुशी खुशी जाकर बैलगाड़ी में जा बैठे। 3 बैलगाड़ी और तीनों बैलों को हाँकने वाले मौजूद थे। हम सब निकल पड़े, लेकिन अजीब सी मनुष्यत महसूस हो रही थी। जाते वक्त समय का अंदाज़ा नहीं था तो हमने समय बैलगाड़ी वाले से पूछा तो उसने बताया कि रात के लगभग 11 बज रहे हैं। उसके बाद हमने पूछा, चाचा जी और उनके परिवार दिखाई नहीं दिए। गाड़ी वाला बोला, वो लोग तो आपको खेतों में धान काटते हुए मिलेंगे। कब के पहुंच गए वो तो। हम पता नहीं कितनी देर बाद खेतों पर पहुंचे। हम तो खेत किसके हैं ये तक नहीं जानते, क्योंकि पहले कभी चाचा जी के खेतों पर हम गए नहीं थे।
जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ चाचा जी या उनके परिवार का कोई भी सदस्य हमें नज़र नहीं आया। बस सबके लिए खटिया बिछी हुई थी और दूर पर खेत में सब लोग बैठे धान की कटाई में मशगूल थी। और बस वो खूबसूरत लड़की ही आती जो हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद गरम चाय और बिस्किट दे जाती। भाई को उससे कुछ लगाव सा हो गया था। वो चाय का प्याला उठाए उस लड़की के पीछे जाने लगा, पर थोड़ा आगे जाते ही वो अंधेरे में कहीं ओझल हो गया। भाई को चिंता हुई कि इतने अंधेरे में वो बेचारी लड़की हमारा कितना ख्याल रख रही थी। भाई वापस आ गए। हम सब ने चाय बिस्किट का लुत्फ़ उठाए उस सुहानी सर्द रात में और लेट गए अपनी अपनी खटिया पर। तारे और खुला आसमान चांद के साथ देखते हुए कब नींद की आगोश में हम खो गए हमें पता ही नहीं चला। आँख तब खुली जब वो सुंदर लड़की फिर से चाय और नाश्ता ले आई। हमने चाय पीकर खेतों की कटाई होते देखने का निश्चय किया। हमने उस लड़की से आग्रह किया कि अब हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, फसल कटाई देखेंगे। उसने मुस्कुराकर सर झुका लिया। फिर चाय पीते ही हम सब उठ खड़े हुए। वो लड़की हमारे आगे आगे चलती हुई कुछ दूर साथ रही। फिर खेतों की कटाई चल रही थी। इस जगह आते आते वो अंधेरे में खो गई। हम सब देख रहे थे। बहुत सारे आदमी औरतें जुटे हुए थे। भाई उस लड़की को तलाशता रहा। उन फसल काट रही औरतों में सब ने घूंघट लगा रखे थे और आदमियों ने ठंड से बचने के लिए शायद गमछे से सर और मुंह बांध रखे थे। भाई और हम थोड़ी देर वहाँ पर घूमने के बाद वापस आने खटिया पर आ गए। भाई बोला, अबे साला, इधर तो किसी का मुंह भी नहीं दिखता और जिसका मुंह दिखता है वो बार बार गायब हो जाती है। अब की बार वो आई तो जाने नहीं दूंगा उसे। कहते हुए वो फिर खटिया पर पसर गया। मैंने पूछा, चाचा जी कहीं नज़र नहीं आए यार? भाई बोला, अब तक तो नहीं मिले हमें भी, सब तो मुंह बांधे हैं। पता ही नहीं चाचा जी रात में आँख मिचोली खेल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तभी वो सुंदर लड़की वापस आई, वो भी चाय लेकर। भाई बोले, चाय पिला पिला कर मारोगे क्या हमें? वो प्याले में चाय भरते मुस्कुराई। भाई बोले, क्या यार, तुम बार बार गायब कहाँ हो जाती हो? वो बोली, कहीं नहीं, मैं तो यहीं कटाई करती हूँ। इस बार भाई ने उससे कुछ बोले बगैर उसके जाते ही उसके पीछे हो लिया। कुछ देर बाद भाई ने छुपकर उस लड़की को एक कंकड़ मारा। वो जब पलटी तो भाई के होश उड़ गए। वो खूबसूरत लड़की की जगह एक कंकाली नजर आई जो शॉल ओढ़े हुए थी। भाई तो उसे देखते ही बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। बहुत देर तक जब भाई ने वापसी नहीं करी तो हम सब उनको देखने निकले। थोड़ी दूर पर ही अंधेरे में वो नीचे बेहोश पड़े हुए थे। हमने भाई को उठाकर खटिया तक लाए और लिटा दिए। उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो वो होश में आए और घबराकर उठ बैठे। हमसे बोले, वो देखो, वो सब लोग शायद इंसान नहीं, वो भूत हैं। वो लड़की नहीं है, वो कंकालनी है। मैंने अभी देखा और वहीं गिर गया था मैं। हम सब घबरा गए। हमने फ़ौरन कटे हुए बाजरे के खेत के पीछे घनी घास में जाकर छुप गए। देखे तो वो सारे कंकाल हमारे खटिया के चारों तरफ फैले हुए नाच कूद रहे थे और हमारी खटिया को पत्थर उठाकर मार रहे थे। हमने सोचा, अगर हम वहाँ होते तो हमें भी ये लोग पत्थरों से पीट कर मार डालते। हम सब बाजरे के खेत के पीछे घास में छिपे बैठे रहे। वो कंकालनी फिर से लड़की बनकर आई और चाय पीने के लिए हमें पुकारती हुई ठहाके लगा गई। हम सब सांस रोके उनकी गतिविधियां देखते रहे और सुबह होने की दुआ करने लगे। आखिर वो लोग एक एक कर कर सब वहाँ से गायब हो गए। हमने चैन की सांस ली। शायद सुबह हो गई थी, इसलिए वो लोग चले गए। वो बैलगाड़ी भी वहाँ से गायब हो गई थी। फिर हम किसी तरह उजाला होने तक वहीं छुपे बैठे रहे। जब थोड़ा उजाला हुआ तो हमने देखा वहाँ ना तो बाजरा कटा हुआ था और ना कोई खेत था। वहाँ सिर्फ जमी हुई ज़मीन थी। बस हम सब खोजते खोजते आखिर चाचा जी के घर तक पहुँच गए। हमारी ऐसी हालत देख चाचा जी और उनके परिवार के लोग घबरा गए। फिर हमने उनको सब कुछ बताया। चाचा जी बोले, रात में तबीयत ख़राब हो गई थी,
इसलिए हम खेत पर गए ही नहीं थे। फिर हमने उनको उस खेत की तरफ ले गए जहाँ रात गुजरी थी। वो सब देखकर चाचा जी ने बताया, ये खेत तो दानू किसान का है, जिसकी एक सुंदर सी बेटी थी। 4 साल पहले वो अपने खेतों में धान की कटाई कर रहे थे। अचानक ना जाने कैसे उनके खेतों में आग लग गई और दानू के साथ साथ उसकी बीवी, उसकी बेटी, पूरा परिवार आग में जल गया था। तब से वो खेत यूं ही जली अवस्था में पड़ा है। चाचा जी बोले, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो सही सलामत तुम सब वहाँ से निकल गए, वरना गाँव में से कई लोगों की बलि यहाँ पर बेवजह चढ़ चुकी है। ये सब सुनकर वो तीनों अपनी ज़िंदगी की खैर मनाने लगे और थोड़े से खुश हुए। श्याम स्कूल के लिए हर रोज़ की तरह आज भी तैयार हुआ, लेकिन आज का दिन उसके और उसकी माँ के लिए ख़ास था, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। सो उसकी माँ रीना ने बड़े प्रेम से उसके लिए मिठाई में तिल गुड़ के लड्डू बनाए थे और पूजा कराकर उससे कहा, सुन बेटा, खाना खाकर ही स्कूल जाएगा ना? तेरे लिए मैं जल्दी से पूड़ी कचौड़ी और खीर भी बना देती हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना? उधर से आवाज़ आती है, हाँ हाँ पसंद तो है माँ, पर आज स्कूल जल्दी पहुँचना है, वरना मैं लेट हो जाऊँगा और फिर मुझे स्कूल में सज़ा मिलेगी। पर बेटा, तू सज़ा क्यों भोगता है? मैंने तुझे 10 रुपये दिए हैं ना, उसे तू रिक्शा कर और जल्दी पहुँच जा वहाँ पर। अरे तू चिंता ना कर माँ, तेरा बेटा तेरी तरह बूढ़ा थोड़ी है जो रिक्शे में बैठ कर जाए। अरे मैं जवान हो गया हूँ, दौड़ भाग कर पहुँच ही जाता हूँ, वो भी समय पर। बेटा संभल के जाया कर, मरी ये भीड़ है, मेरे दिल में खटकती करती है। अरे माँ, तू तो बेकार में डरती है, मुझसे किसी को क्या दुश्मनी होगी जो लोग मुझे बिना वजह टक्कर मार देंगे। अब जल्दी ला माँ, तू मुंह मीठा कर और मुझे मेरे स्कूल चलने दे। ऐसे तो तू जाने ना देगी, मैं भी तुझे अच्छे से जानता हूँ। अरे जाने का क्यों नहीं, हर बेटे को अपनी माँ को अच्छे से जानना चाहिए ही, ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है। ले ये लड्डू और खीर पूरी, ये लौट के खाऊंगा माँ, तू समय से ही लौट आई हो, यार दोस्तों में मत बैठी हो, तेरी माँ तेरी राह देखेगी। और बेटा जब तक तू ना आएगा तेरी माँ भी खाना नहीं खाएगी। हाँ हाँ मैं जानता हूँ माँ, आज तक तूने कभी मुझे खिलाए बिना खाया है क्या? माँ के हाथ से लड्डू खाकर नितेश खुशी खुशी स्कूल के लिए घर से निकल गया। पैसे संभाल कर रख लियो और लौटते में जल्दी घर आ जाइयो, चाहे तो टेम्पो में बैठा ही हो। अरे माँ तू चिंता मत कर, मैं जल्दी आ जाऊँगा, पर तू भूखी मत रही हो, अपना ध्यान रखे कर। बेटा माँ से बात करते करते नारायण की आंखों से ओझल हो गया। वह दरवाजे पर खड़ी उसकी भोली सूरत निहारती रही। निहारती भी क्यों ना, 4-5 बच्चों के मरने के बाद बड़े दुखों से इस बालक का मुंह देखने को मिला, और अब तो परिवार के नाम पर भी अकेला नितेश ही था उसके पास। गरीबी ने सारे अरमानों पर पहले ही कुठाराघात कर दिया था। देने के लिए सिर्फ प्यार ही तो था और बड़ा करने का लंबा इंतज़ार। गरीबी ने इंतज़ार की घड़ियाँ और लंबी कर दी थी। 2 जून की रोटी कमाने के लिए भी बुढ़ापे में यहाँ वहाँ काम करके पेट पालना उसकी नियति बन चुकी थी। सोचती थी बुढ़ापे में मेरा लाडला बेटा मेरे अंधे की लकड़ी बनेगा, बस यही चाहत उसके जीने का सहारा थी। उधर नितेश भी अपनी माँ की गरीबी से वाकिफ़ था, इसी कारण वह महीनों पहले दिए 10 रुपये हमेशा संभाल के रखा करता था, कभी खर्चा नहीं करता, क्योंकि ये 10 रुपये उसके माँ के कष्टों को कुछ कम ज़रूर कर देते हैं, ऐसा वह सोचता। आज स्कूल से छुट्टी होने पर नितेश अपनी माँ के कथानुसार घर लौटने की जल्दी में था। वह जानता था कि उसकी माँ भूखी बैठी होगी। वह तेज कदमों से दौड़ भाग करता घर की ओर बढ़ने लगा। अचानक रोड क्रॉस करते हुए वह तेज गति से आती कार से टकरा गया और उसके मुंह से माँ की चीख निकलती और वहीं गिर गया। उसके सर से खून बहने लगा, वह बेहोश हो गया। दुर्घटना देख वहाँ जल्द ही भीड़ इकट्ठी हो गई। ट्रैफिक को रोककर उसे पास के अस्पताल ले जाने का इंतज़ाम किया गया, लेकिन अस्पताल पहुँचने से पहले ही नितेश ने दम तोड़ दिया।
उसके स्कूल के आइडेंटिटी कार्ड को देखकर उसके घर का पता चला। एम्बुलेंस करके पुलिस वाले मृत राहुल को लेकर उसके घर पहुंचे। आसपास के लोगों ने जब उसके घर का पता किया तो उन्होंने उनके घर सूचना देने के लिए एक व्यक्ति से कहा। अचानक से रुकी गाड़ी की आवाज़ सुनकर नितेश की माँ नारायणी अपनी रसोई की ओर दौड़ी और जल्दी से थाली में पूड़ी कचौड़ी रख कटोरी में खीर परोसने लगी। तभी किसी ने आवाज़ दी, अरे नारायणी चाची, सुनती हो? ये क्या हो गया? अरे बिरजू रुक, अभी मुझे कभी कुछ भी देखने का टाइम नहीं है। नितेश ऑटो से आया है, पहले इसे खाना खिला दूँ तब तेरी सुनूंगी और देखूंगी भी। तू नहीं जानता रे, आज किसका जन्मदिन है, इसलिए ये जल्दी लौट आया। थाली में खीर पूरी कचौरी लेकर वह बाहर आई और कहने लगी, नितेश बेटा जल्दी आ, मैं अपने राजा बेटा को अपने हाथ से खिला दूं। मेरे लाल का आज 14वां जन्मदिन है। मेरा लाला 14 का हो गया। जल्दी बड़ा हो जा बेटा, तेरी बूढ़ी माँ कब तक तेरे लिए और जिए। नारायणी की बात सुनकर और देखकर पुलिस वाले की आंख भर आई। अपनी आंखों को रुमाल से पोंछते हुए रूंधे गले से वह बोला, लाओ चाची, ये थाली मुझे दे दो और मेरी बात सुनो। पुलिस वाले को सामने देख वह चौंक कर बोली, तुझे दे दूं ये थाली? भला क्यों? ये तो मेरे लाल की है। तुझे खाना है तो मैं तुझे भी खिला दूंगी। आज मेरे लाल का जन्मदिन है। भले ही मैं भूखी रह जाऊं, पर आज मैं किसी को खाना देने से इनकार ना करूंगी। और क्या हुआ, पुलिस यहाँ? मेरे बेटे ने कुछ गड़बड़ की है क्या? अरे वह ऐसा कर तो ना सके है। ऐसा कुछ नहीं हुआ चाची, बस तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और 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 उसके हाथ से थाली छूट गई। वह उसकी तरफ दौड़ी। और क्या हुआ, क्या हुआ? वह तुमसे दूर चला गया चाची। नहीं, मेरा 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 नितेश मुझसे दूर चला गया। कहाँ गया, कहाँ है? इतने में पड़ोस के लोगों ने नितेश के शव को नीचे उतार कर रख दिया। एम्बुलेंस जा चुकी थी। नारायणी आज के दिन ये दृश्य देख अपनी सारी सुध-बुध खो बैठी। वह एकटक नितेश को देखती रही और फिर अपनी फटी धोती से उसके सिर से बहने वाले खून को पोंछने लगी। ये दृश्य देखकर लोगों का कलेजा फटा जा रहा था। सभी आस पड़ोस वाले गरीब मार से बहुत व्यवस्थित दिखाई पड़ रहे थे। किसी की समझ में ना आ रहा था कि वे अब क्या करें। तभी कुछ लोगों ने नारायणी को समझा बुझाकर वहाँ से अलग किया और नितेश का अंतिम संस्कार किया। जलती चिता की आग धीरे धीरे ठंडी पड़ती जा रही थी, मगर नारायणी की आंखें दरवाजे को ही निहारे जा रही थी, मानो वे अभी भी नितेश के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। पूरी कचौड़ी और खीर सब कुछ बिखर चुका था। उनको खाने खिलाने वाला हमेशा हमेशा के लिए संसार से जा चुका था। नारायणी की भूख प्यासी आहें एक ही रट लगाए रहती थी कि मेरा लाडला आएगा और मुझे खाना खिलाएगा। इस तरह 2-4 दिन यूं ही बीते, मगर बूढ़ी नारायणी ने तो अपनी स्थिति बदली और ना खाना खाया। दिल पर लगी चोट ने नारायणी के जीने की आस को ही ख़त्म कर दिया और आज नारायणी भी अपने नितेश को ना आता देख स्वयं उसके पास उसे ढूंढने अंतिम यात्रा पर निकल गई। नारायणी की मौत ने सबको स्तब्ध कर दिया। किसी तरह उसका भी अंतिम संस्कार कर उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना उसके पड़ोसियों ने की। नारायणी को मरे कुछ दिन बीते थे। धीरे धीरे पड़ोसी इस घटना को भूलने लगे, मगर तभी एक रात महावीर को लगा जैसे नारायणी काकी आसपास कहीं नितेश को पुकार रही हैं। नितेश, नितेश, तू कब आएगा बेटा? महावीर ने चौंक कर लाइट जलाई। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह अपने बिस्तर पर लेट गया। बच्चे सभी सो चुके थे। तभी उसे लगा जैसे नारायणी काकी के घर से कुछ खटपट की आवाज़ आई। अरे कौन है इधर?
महावीर ने गौर से सुनने का प्रयास किया, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। हाँ, उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। वह डर गया और उसने अपनी पत्नी को उठाकर सारी बातें बताई, मगर पत्नी को कुछ भी सुनाई ना दिया और नहीं कुछ समझ आ रहा था कि महावीर ने उससे क्या कहा। महावीर ने पूरी रात भय में डर डर के काट दी और लाइट जलाकर उसने रात जाग कर काटी थी। जब सुबह हुई, उसने अपने अन्य पड़ोसियों को इस घटना के बारे में बताया तो कुछ लोगों ने महावीर को सांत्वना दी कि वह घबराए नहीं, ये सब उसका भय है। तो कुछ ने कहा शायद नारायणी काकी की आत्मा अपने निर्देश के लिए अभी भी यहाँ भटक रही है। 2-4 दिन यूं ही बीत गए। अब इस तरह की घटना नारायणी के अन्य पड़ोसियों को भी घटित होती और महसूस होने लगी। नारायणी के अन्य पड़ोसी लाला जी एक रात देर से दफ्तर के काम को निपटा कर जब घर लौट रहे थे तो उन्हें लगा जैसे उनके पीछे कोई चलता आ रहा है। जब उन्होंने रुककर पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था, मगर तभी किसी ने पूछा, मेरा नितेश कब आएगा? लाला जी ने जब गर्दन घुमाई तो उनके होश फक्ता हो गए, क्योंकि यहाँ भी कोई नहीं था, पर यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। वह बहुत घबराए और पसीने पसीने हो जल्दी से अपने घर में दौड़कर घुस गए। इस घटनाओं ने नारायणी के पड़ोसियों को भय के साए में जीने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ, अभी तक किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। एक दिन की बात है, शर्मा जी का बेटा अपने स्कूल जा रहा था कि अचानक से टेम्पो वाले ने ब्रेक मारा। उसकी गाड़ी दुर्घटना होते होते बची। जब उस लड़के ने कहा, अंकल ऑटो ज़रा देख कर चलाया करो, तो उसने जो कहा उसको सुनकर उस लड़के के रोंगटे खड़े हो गए। वह बोले, क्या बताएं, ये बुढ़िया भी ना पगला गई है। आते जाते रास्ते में नितेश नितेश कहकर ना जाने कब किसी वाहन के सामने आकर मर जाएगी। कुछ पता नहीं चलेगा इसका। देखते हैं ये कब तक बचेगी। लड़के ने पूछा, बुढ़िया? हाँ बेटा, पिछले कुछ रोज से ये पगली इस सड़क से तुम्हारे स्कूल तक नितेश नितेश कहकर भागती फिरती है। किसी दिन टकराकर मर जाएगी ये। पता नहीं इसका लड़का कहाँ चला गया, शायद उसी के गम में ये पागल हो गई है। मगर अंकल, कहीं वह भूत तो नहीं? भूत? तुम क्या कह रहे हो? हाँ अंकल, मैंने तो उसे नहीं देखा, मगर मेरे पड़ोस में रहने वाली नारायणी दादी कुछ दिनों पहले ही गुजर चुकी हैं और उनके लड़के का नाम नितेश था। वह भी इसी स्कूल में पढ़ा करता था। तब तो शायद। अरे बेटा, तुम यहीं उतर जाओ, तुम्हारा स्कूल नज़दीक ही है। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये कहकर वह टेम्पो वाला उस रास्ते को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गया। लेकिन कुछ अन्य लोगों को भी इस तरह की घटना का अनुभव होता रहा और कुछ ही दिनों में वह सड़क भूतिया सड़क के नाम से इस तरह एक बूढ़ी माँ की आत्मा को अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते 3 से 4 साल बीत गए। मगर एक माँ अभी भी ये समझना नहीं चाहती थी कि एक बार जब आत्मा इस भौतिक शरीर को छोड़कर लंबी यात्रा पर निकल जाती है तो वह उस शरीर और रूप को दोबारा ग्रहण नहीं कर सकती। लेकिन नारायणी माँ थी और एक माँ के सामने देखते ही देखते जब उसका पूरा परिवार उसे छोड़कर चला गया तब वह दुखियारी कब तक गरीब मार झेलती। वह भी तो इंसान है ना। और अंत में उसने भी इस भौतिक शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन उसने अपने लाडले की खोज जारी रखी। अंत में थक हार कर उसको समझ आ गया कि मोह ही उसके दुखों का कारण है। पुत्र मोह उसके मरने के बाद भी उसे बेचैन किए रहता है। इतने वर्ष भटकने के बाद भी वह ना तो अपने पुत्र को पा सकी और ना ही इस रूप में चैन। अंत उसने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने में ही भलाई समझी। वह समझ चुकी थी कि वह अब शरीर नहीं है और आत्मा यूं भला कब तक भटकेगी। इस प्रेत रूप में भटकने से दुख कम न होंगे। उसने अपने को ईश्वरीय सत्ता को सौंपने का निर्णय किया। उसने देवदूतों को कहा कि वह अब और प्रेत योनि में नहीं भटकना चाहती। दरअसल जब नारायणी की आत्मा को देवदूत शरीर के समक्ष ले गए तो उसने प्रभु से कुछ समय अपने बेटे को खोजने के लिए समय मांगा था। ईश्वर ने उसको जन्म देने से वंचित कर प्रेत योनि में भटकने के लिए स्वतंत्र कर दिया था। आज जब देवदूत नारायणी की आत्मा को ईश्वर के समक्ष लेकर पुनः उपस्थित हुए
तो ईश्वर ने उसके पिछले जन्म के संघर्ष, दया, प्रेम, ममता को देखते हुए उसके नए जन्म पर विचार किया। यूं कि प्रेत योनि में रहकर भी किसी को उसने नष्ट ना किया था, जिस कारण प्रभु उससे प्रसन्न थे। और फिर भगवान ने कहा, नारायणी, तुमने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर जो समर्पण दिखाया, उससे प्रसन्न होकर हम तुम्हें तुम्हारे लड़के नितेश के पास भेज रहे हैं। इस जन्म में तुम नितेश की छोटी बहन के रूप में उसे अपना प्रेम देना। तुम उसे खोजना चाहती थी पर खोज ना सकी। ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई रूप उसके कार्यों में दखल नहीं दे सकता। वह ना तो उन कार्यों का अनुमान लगा सकता है और ना उसको जान सकता है। इस जन्म में तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण दरिद्रता से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर उन्होंने उसे वहाँ से मुक्त कर दिया। नारायणी की आत्मा नया जन्म लेने के लिए गर्भ ग्रहण कर चुकी थी। आज मेहुल 5 वर्ष का हो गया जब उसके घर उसकी छोटी बहन का जन्म हुआ। एक लंबे इंतज़ार और खोज का आखिर प्रभु की कृपा से अंत हो गया। प्रभु की बातों का इस नन्ही बच्ची को कुछ समझ रहा, ठीक वैसे ही जिसे नींद के बाद कुछ मिनट तक स्वप्न याद रहते हैं। उसने नितेश को पहचान लिया। वह नितेश के साथ खेलने को आतुर रहती, उसको पकड़ने के लिए पालना में लेटी लेटी मचलती रहती। लेकिन नितेश इस बार उसको भाई के रूप में मिला, मगर पहचान ना सका। धीरे धीरे याद रूपी एहसास गुम हो गए। मेहुल के साथ उसकी छोटी बहन भी अब बड़ी हो गई। पिछले जन्म की नारायणी की अपने बेटे नितेश की तलाश इस जन्म में पूरी हो चुकी थी। अब वह अपने नए जीवन में अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। इस बार रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांध जब उसने उसे लड्डू खिलाया तो दोनों को ही आज पहली बार कुछ अलग एहसास हुआ। और जब मेहुल ने अपनी छोटी बहन को 10 रुपये का नोट राखी बांधने के बदले दिया, तब भी उनके दिलों में 10 रुपये के नोट को देखकर कुछ अलग एहसास हुआ। कुछ समय दोनों एक दूसरे की आंखों में खोकर एक दूसरे को देखते रहे। ये धुंधली यादें शायद उनके पिछले जन्म से जुड़ी हुई थी, मगर इस जन्म में उन्हें इसका कुछ भी एहसास ना हो सका। वह फिर से मिल चुके थे, मगर एक बार फिर से बिछड़ने के लिए। हालांकि भूतिया सड़क पर आते जाते लोग आज भी डरते हैं नारायणी की आत्मा से। पता नहीं तब या कब किसको कहाँ किस रूप में दिखाई दे जाए या ऑटो में बैठ जाए, पर कौन जानता है कि उसकी आत्मा अब इस रूप से मुक्त हो चुकी है हमेशा के लिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाई है मैंने इस कहानी को। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, ज़रूर बताना, ठीक है? कमेंट ज़रूर करना। शहरी चहल पहल से दूर, तमिल के मथिकेतन से दूर, एक काफ़ी आलीशान होटल में राघव, रघु और रितिका के कदम पड़ चुके थे। राघव, रघु और रितिका टीवी चैनल के लिए काम करते थे, जिनका भारत देश के अलग अलग कोनों में प्राकृतिक सौंदर्य और वनस्पति को दर्शाने के लिए प्रकृति के नाम से रात 10 से 11 के विशेष सेगमेंट आता था। प्रकृति सीरियल को लोग बड़े चाव से देखते थे। इस सीरियल में एंकर थे नवविवाहित मियाँ बीवी, 19 वर्षीय रितिका और 21 वर्षीय रघु। प्रकृति सीरियल के चल जाने से उनकी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई थी। देश के हर हिस्से में जाकर कुछ नया तलाशना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन इस काम में पैसा बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से वे बिना थके काम कर रहे थे। आज तमिल के मथिकेतन जंगल में अपना एक शॉट पूरा करके वे इस होटल में पहुंच गए थे, क्योंकि यही जंगल के सबसे पास था। उन्होंने होटल में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। गिनकर स्टाफ के 2-4 लोगों के अलावा कोई दिख नहीं रहा था। रघु रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति की तरफ बढ़ा। वह व्यक्ति रघु को देखकर बोला, या नमस्कार सर, क्या आप यहाँ चेक इन करने आए हैं? रघु आसपास नजर दौड़ाते हुए बोला, हाँ, इरादा तो चेक इन करने का ही था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे अलावा और कोई इस होटल में है ही नहीं। आखिर चक्कर क्या है?
रिसेप्शन पर बैठा व्यक्ति हंसते हुए बोला, अरे कोई चक्कर नहीं है साहब, दरअसल आप लोग ऑफ सीज़न में आए हैं। लोग मार्च से लेकर अगस्त तक मधिकत्तन के जंगलों में घूमना पसंद करते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ टूरिस्ट लोग ज़्यादा दिखाई नहीं देते। अभी तो सितंबर चल रहा है, इस समय तो बिल्कुल ही आवाजाही ख़त्म हो जाती है। बस आप जैसे कुछ लोग कभी कभार आ जाते हैं, जिनके लिए हम होटल खोलकर बैठे हुए हैं। रघु बोला, अच्छा तो ये बात है। खैर हमें तो काम के सिलसिले में आना पड़ा है। रिसेप्शन ने आश्चर्य से बोला, काम? इन जंगलों में कैसा काम सर? क्या आप लोग शूटिंग के लिए आए हैं? रघु ने मुस्कुराकर बोला, जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। हम लोग एक चैनल के लिए शॉर्ट मूवीज़ टाइप बनाते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने सुनकर बोला, ओह ये तो अच्छी बात है। माफ़ कीजिएगा सर, हम लोग ज़्यादा टीवी वगैरह नहीं देख पाते। इंटरनेट भी यहाँ ठीक काम नहीं करता, शायद इसलिए हम आपके चैनल के बारे में जानते नहीं हैं। रघु फिर से मुस्कुराकर बोला, ठीक है कोई बात नहीं, हमें बस 2 कमरे दे दीजिए। रिसेप्शनिस्ट रघु को 2 कमरे की चाबी पकड़ाकर वहीं पास खड़े पतले दुबले 50 के आसपास दिखने वाले व्यक्ति से बोला, दास साहब, साहब लोगों को कमरा दिखा दो। दास बाबा उनके 2 बैग उठाए और एक और बढ़ चले। रघु, ऋतिका और राघव उसके पीछे पीछे बढ़ चले। पहले ही फ्लोर पर 2 कमरे एकदम आमने सामने थे, वहीं उनके कमरे थे। दास बाबा सामान वहीं रखकर रघु से बोले, कुछ ज़रूरत हो तो कॉल कर दीजिएगा। इतना कहकर दास बाबा वहाँ से चले गए। रघु और ऋतिका अपने कमरे में और राघव अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। राघव आराम से अपने कमरे में अकेला बिस्तर पर लेटा था कि उसे रघु और ऋतिका के बहस करने की आवाज़ सुनाई दी। रघु चिढ़कर बोला, ओफो ऋतिका, चैनल ने हमको बिना थके काम करने के लिए नहीं बोला है। आज कम समय के लिए शूटिंग की है, तो कल थोड़ा ज़्यादा शूट कर लेंगे। वैसे भी अभी गोवा कवर करके आए थे हम, उसके बाद ये काम आ गया, कुछ तो आराम करेगा ना आदमी। ऋतिका भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए बोली, मत भूलो कि इसी काम के कारण आज हमारे पास मुंबई जैसी जगह में अपना आलीशान फ्लैट है। हमें अभी और कमाना है ताकि सेटल हो जाएं, उसके बाद जितना चाहे उतना आराम कर लेना। रघु जानता था कि ऋतिका से बहस में वो नहीं जीत पाएगा, इसलिए मुस्कुराता हुआ प्यार से उसके कंधों पर हाथ रखकर बोला, हम लोग कल देर रात तक शूट कर लेंगे ऋतिका। मैं जानता हूँ कि तुमको इस काम में बहुत लगाव है, लेकिन फ़िलहाल खाना ऑर्डर करते हैं ना यार। इसके बाद ऋतिका भी मुस्कुरा दी। उसका कितना भी मूड ख़राब हो, लेकिन रघु ठीक कर देता है। रात के 8 बज चुके थे। रघु और ऋतिका खाने का लुत्फ़ उठा चुके थे। उन्होंने राघव को भी अपने कमरे में बुला लिया और वे आगे की शूटिंग प्लान करके उनके खाने के बर्तन धोने के लिए दास बाबा को बुलाया। दास बाबा बर्तन समेट ही रहे थे कि रघु ने उनकी तरफ देखकर कहा, अरे बाबा, बर्तन बाद में ले जाइएगा, थोड़ा बैठिए हमारे साथ, आसपास की जगहों के बारे में बताइए थोड़ा। दास बाबा को भी रोज़ रोज़ बात करने के लिए लोग नहीं मिलते थे, इसलिए वे भी तुरंत बैठ गए। राघव तब तक कमरे की बालकनी पर पहुंचकर ठंडी हवा के मज़े ले रहा था। जंगल के पास होने के कारण ठंडी ठंडी सुकून पहुंचाने वाली हवाएं और उनका लहराते हुए चलना आम बात थी। अचानक राघव को थोड़ी दूर पर एक ऊंची सी पहाड़ी बनी एक मंदिर नाम इमारत दिखी। इतने अंधेरे में भी वह इमारत ऊंचे पहाड़ पर बने होने के कारण दूर से ही दिखाई दे रही थी। राघव ने मुड़कर दास बाबा से पूछा, बाबा, ये सामने पहाड़ी पर जो इमारत बनी है, ये क्या है? कोई प्राचीन मंदिर है या कोई महल या कुछ और? ये प्रश्न सुनते ही दास बाबा के चेहरे की रंगत उड़ गई। वह बड़ी बड़ी गोल आंखें करते हुए बोले, साहब, आप उस जंगल में कहीं भी जाइएगा, वो आपकी मर्जी है, लेकिन उस पहाड़ी पर भूलकर भी मत जाइएगा। दास बाबा की बात सुनकर तीनों लोगों को बड़ा कौतूहल हुआ। वे दास बाबा को घेर कर बैठ गए। सबसे पहले राघव ने पूछा, वहाँ ऐसा क्या है बाबा जो आप हमें वहाँ जाने से मना कर रहे हैं? दास बाबा डरते हुए बोले, उस पहाड़ पर बनी इमारत में सदियों से एक भयानक चुड़ैल का वास है।
आप जब वहाँ जाएंगे तो लकड़ी के एक अवरोध के साथ चेतावनी भी लिखी मिलेगी, लेकिन कुछ धुरंधर लोग चेतावनी को नज़रअंदाज करके वहाँ पहुँच जाते हैं और उसका शिकार बन जाते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले से ही आगाह कर दिया है। दास बाबा का बस इतना ही कहना था कि राघव, रघु और ऋतिका ने एक दूसरे की तरफ देखा और जोरों से हंसने लगे। राघव हंसते हंसते दास बाबा से बोला, अरे बाबा, चुड़ैल, और वो भी आज के समय में। क्या मज़ेदार बात बताई। दास बाबा चिढ़कर वहाँ से जाते हुए बोले, ठीक है साहब, चलता हूँ। आप लोग वैसे भी मेरी बात का कहाँ यकीन करेंगे। अब तक सब लोग समझ चुके थे कि दास बाबा नाराज़ हो गए हैं। ऋतिका उन्हें रोकते हुए बोली, अरे आप तो नाराज़ हो गए बाबा, हम तो बस मजाक कर रहे थे। दरअसल चुड़ैल वाली बात पचानी थोड़ी मुश्किल है। ऋतिका की बात का समर्थन करते हुए राघव भी बोल उठा, और क्या बाबा, हमें लगा कि आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, हमें नहीं पता था कि आप गंभीर हैं। प्लीज़ नाराज़ मत होइए और हमें इस चुड़ैल के बारे में और बताइए। दास बाबा ने फिर से एक कुर्सी पर बैठकर अपना किस्सा सुनाने का प्रयास किया। सर्दियों से हमारे गांव में पहाड़ी पर रहने वाली चुड़ैल के किस्से मशहूर हैं। कहते हैं कि चुड़ैल जवान लड़कियों को गांव से उठाकर ले जाती थी और उनके शरीर के जो अंग उसे पसंद आ जाते थे उसे वह अपनी शक्तियों की मदद से अपने शरीर में प्रत्योरित कर लेती थी। कहते हैं कि ऐसा करके वो खुद को कई 100 सालों से ज़िंदा रखती थी। मैं जब बच्चा था तब इस चुड़ैल का प्रकोप बहुत ज़्यादा था। कई लड़कियां रात में गांव से गायब हो जाती थीं और सुबह उनकी लाश मिलती थी, जिसकी वजह से लोग गांव छोड़कर शहर में बसने लगे। मेरे जैसे कुछ ही लोग बच गए, लेकिन तब तक चुड़ैल का आतंक ना के बराबर हो गया था। लेकिन एक बार एक अंग्रेज़ दंपत्ति यहाँ घूमने आया था। वो लोग पहाड़ी पर घूमने निकल गए और आज तक उनका पता ना चला। धीरे धीरे टूरिस्ट ने भी इस क्षेत्र में आना बंद कर दिया। इसलिए आप सबसे मेरी विनती है कि जंगल के किसी भी कोने में जाइए, लेकिन सामने वाली उस पहाड़ी पर ना जाइए। वह पहाड़ी नहीं बल्कि मौत का पैगाम है। जो प्राचीन इमारत आपको दूर से दिख रही है, वहाँ उस चुड़ैल का आवास है। राघव दास बाबा से बोला, ठीक है बाबा, हम उस पहाड़ी पर शूट करने नहीं जाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप। इस लंबी बातचीत के बाद दादा खाने की प्लेट्स लेकर कमरे से चले गए। उनके जाते ही कमरे में 1 मिनट के लिए सन्नाटा छा गया और फिर तीनों पागलों की तरह हंसने लगे। उनमें भी राघव सबसे तेज हंस रहा था। वह हंसी पर काबू नहीं कर पा रहा था और बोला, ये गांव वाले भी ना यार, न जाने कहाँ कहाँ की कहानियाँ बना देते हैं। अच्छी खासी जगह के बारे में भूत बंगला बना दिया उसे। अब बाबा को कौन बताए कि हम तो होटल में आने से पहले ही पहाड़ी पर 1 घंटा शूट करके आए हैं। उनके सामने तो वैसे ही अनजान बनने का नाटक कर रहे थे। राघव भी हंसता हुआ बोला, हाँ भाई, पहाड़ी पर 1 घंटा घूम भी आए, और वो अजीब सा पुराना घर जिसे दास बाबा चुड़ैल का घर बता रहे हैं, हम तो उसके अंदर होके भी आए हैं और हम तो सही सलामत लौट आए। चुड़ैल तो दिखी नहीं हमको। ऋतिका अपने मुंह पर उंगली रखते हुए बोली, धीरे बोलो तुम दोनों, अगर बाबा ने सुन लिया तो फिर भाषण चालू हो जाएगा उनका। उसके बाद राघव दीवार पर टंगी घड़ी को देखकर बोलता है, ओहो, बातों बातों में 11 बज गए। तुम लोग सो जाओ यार, मैं भी अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। कल सुबह 7 बजे शूटिंग के लिए निकलेंगे, ठीक है? गुड नाइट। इतना कहकर राघव अपने कमरे में सोने चला गया। रघु और ऋतिका भी काफ़ी थक गए थे, इसलिए कमरे की लाइट बुझाकर वे तुरंत सो गए। ठीक 1 घंटे बाद रघु की आंख एकदम से खुल गई। कमरे में हल्का सा अंधेरा था और हवा भी थमी हुई थी। हवा के थमने के कारण बहुत ही अजीब सी शांति पसर गई थी और उस शांति को तोड़ती हुई एक गिनती चल रही थी। 9, 11, 13, 15। रघु आधी नींद में था। वह ऊँगते हुए बोला, वैसे कल गिन लेना ऋतिका, फिलहाल सो जाओ। उसके इतना कहते ही गिनती बंद हो गई। रघु भी फिर से सो गया। लगभग 3 बजे उसकी आंख एक बार फिर खुली। अब भी कमरे में वैसे ही सन्नाटा पसरा हुआ था और सन्नाटे को तोड़ते हुए गिनती बहुत आगे पहुंच चुकी थी। 29,901,
902, 29,903। इस बार रघु ज़्यादा नींद में नहीं था। उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने धीरे से अपना हाथ सरकाकर बगल वाला बेड एक बार चेक किया और उसके होश उड़ गए, क्योंकि ऋतिका बिस्तर पर नहीं थी, पर गिनती चालू थी। कोई कमरे में ही था और धीरे धीरे गिनती कर रहा था। रघु की धड़कनें बढ़ने लगी। वह एकदम से उठकर बैठा। कमरे में केवल एक 0 वाट का बल्ब कोने वाली दीवार पर लगा मध्यम प्रकाश बिखेर रहा था, लेकिन वह भी पूरा अंधेरा दूर करने पे असमर्थ था। रघु के उठते ही गिनती बंद हो गई थी। रघु को अपनी आंखें अंधेरे के हिसाब से अभ्यस्त करने में थोड़ा समय लगा। वह बिस्तर से उठ गया। उसने ध्यान दिया कि गिनती तो बंद हो चुकी थी, लेकिन दीवार कोने से किसी की सांसें की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। रघु के माथे पर पसीना था। उसने मुड़कर दीवार के उस कोने की तरफ देखा जहाँ 0 वाट का बल्ब हल्की रोशनी बिखेर रहा था। वहाँ देखते ही उसकी सांसें उसकी हलट में अटक गईं। एक 9 फुट लंबी पतली आकृति वही दीवार के कोने में खड़ी थी। उस आकृति की लाल चमकती हुई आंखें थीं। नाक इतनी लंबी थी कि थोड़ी को छू रही थी और चेहरे का मांस लटक रहा था। जैसे ही रघु की नज़रें उस आकृति से टकराईं, वह आकृति मुस्कुराई और मुस्कुराते वक्त उसके भयानक नुकीले नाखून रघु को दिखे। इतना भयानक दृश्य देखते ही वह गश खाकर बिस्तर पर बेहोश हो गया। ना जाने रघु कितनी देर तक ऐसे ही बेहोश पड़ा रहा। सुबह उसे दास बाबा ने बुरी तरह से हिलाकर जगा दिया। रघु के जागते ही दास बाबा उस पर बरस पड़े। साहब, क्या आप उस पहाड़ी पर गए थे? रघु ने आसपास नजर दौड़ाई। उसे ऋतिका कमरे में नहीं दिखी। दास बाबा ने फिर उससे पूछा, साहब, क्या आप पहाड़ी पर गए थे? रघु का ध्यान दास बाबा के सवाल पर था और नहीं भी। उल्टा उसने प्रश्न किया, मेरी बीवी कहाँ है? कहाँ है ऋतिका? रघु का सवाल सुनकर दास बाबा ने चुप्पी सुधाकर सर खुजा लिया। रघु ने दास बाबा को झगड़ते हुए पूछा, आप कुछ कहते क्यों नहीं? मेरी बीवी कहाँ है? रघु फिर दास बाबा को वहीं छोड़ कमरे से बाहर निकला। कमरे से निकलते ही उसने देखा राघव राघव आंखों में आंसू भरे था। रघु ने राघव के पास पहुंचकर उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो राघव? और ऋतिका कहाँ है? राघव ने कोई जवाब ना दिया तो रघु दौड़ता हुआ सीढ़ियाँ फैलांगता हुआ अपने फ्लोर से रिसेप्शन तक आ गया। वहाँ होटल के स्टाफ ने भीड़ जमा कर रखी थी। रघु भीड़ को चीरता हुआ सबसे आगे पहुंचा तो उसने देखा उसकी बीवी ऋतिका की लाश धरती पर पड़ी हुई थी। उसके सर के सारे बाल गायब थे और उसकी आंखों की पुतलियां ऐसे फैली थीं जिसे ना जाने क्या देख लिया हो। राघव को और रघु को भी अपनी आंखों के आगे अंधेरा छाता महसूस हुआ। वह लाश के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसे एक एक करके दास बाबा की सारी बात याद आने लगी। चुड़ैल लड़कियों को गांव से उठाकर ले जाती थी ताकि शरीर के हिस्सों को अपने शरीर में प्रतिरोधित कर सके। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। रघु के दिमाग में सारा घटनाक्रम साफ होता चला गया। दास बाबा सही थे। उन्होंने भले ही पहाड़ी पर चुड़ैल को नहीं देखा था, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें देख लिया था और उनका पीछा करते हुए होटल तक आ पहुंची थी। उसे ऋतिका के लंबे घने बाल पसंद आ गए थे, इसलिए वह उसके बाल ले गई थी। कल रात को रघु ने जो गिनती सुनी थी वह एक एक करके ऋतिका के बालों को खाड़ने की ही गिनती थी। वह गिनती एक बार फिर से उसके दिमाग में गूंजने लगी। 29,901, 29,902, 29,903।